हेलो बच्चों, वेलकम टू MGCI ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम लोग बात कर रहे थे प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज की। तो हमारे टेस्ट सीरीज का लास्ट पेपर FLT नंबर 9 होने वाला है 30th को। जो अभी 30th को आपका पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन हम डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी सब्जेक्ट के हिंदी मीडियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक RNA हेतु लागू नहीं है? तो RNA हेतु क्या क्या लागू नहीं होता है? विषम चक्री नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, ठीक है। चार गाफ का नियम ATGC, ये आपने DNA के संबंध में पढ़ा है। RNA सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं अधिकतर, तो उनपे नहीं लगता, तो आंसर हो जाएगा बी। संपूरक क्षार युग्म, ये तो होता है, चलो भाई। फॉस्फोरिल और 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल अंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणियों में वर्गीकी संवर्ग का कौन सा अधिक्रमिक विन्यास अवरोही क्रम में सही है? डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा है। ये देखा जाए तो ये PYQ है। PYQ में शायद आरोही मिलेगा आपको या ऊपर असेंडिंग मिल जाएगा आपको, पर जो ऑप्शंस दिए हैं उसको आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहला है जगत यानी कि किंगडम, चारों जगह। और ये चारों ऑप्शन सबसे बड़े स्तर से शुरू कर रहे हैं और लास्ट में देखेंगे आप तो वंश और स्पीशीज है चारों ऑप्शन में। तो ये जो है ये बढ़ते क्रम में नहीं पूछ रहा है, ये घटते क्रम में पूछना चाह रहा है ना। तो घटते क्रम में अगर आप चलेंगे तो यहां से चलेंगे तो किंगडम के बाद फाइलम। किसके बारे में पूछ रहा है? प्राणियों के बारे में, तो फाइलम आ जाएगा, ठीक है। किंगडम, फाइलम, फिर आ जाएगा वर्ग यानी क्लास, फिर ऑर्डर, फिर कुल, वंश और स्पीशीज। तो ये रहेगा आपका आंसर ए। हो सकता है आपको क्वेश्चन पेपर में PYQ में कहीं पर इस तरह का दिख जाए जिसमें ये असेंडिंग लिखा हो और यहाँ आरोही लिखा हो, तो वो सही नहीं है, ये सही है, इस पर ध्यान दीजिएगा। नीचे दो कथन दिए हैं। पहला, माइकोप्लाज्मा 1 माइक्रोन से कम फिल्टर साइज से बाहर निकल सकते हैं। हाँ भाई, इनका आकार जो है वो छोटा है, 0.3 माइक्रोन का रहता है और ये 1 माइक्रोन की बात कर रहा है, तो वो निकल सकते हैं। माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति युक्त बैक्टीरिया है, कोशिका भित्ति युक्त नहीं होते वो। तो पहला कथन सही, दूसरा गलत। तो आपका आंसर आएगा कथन 1 सही, कथन 2 गलत। कथन कारण, मॉस के जीवन चक्र में गैमेटोफाइट यानी कि युग्मकोद्भिद की प्रथम अवस्था प्रोटोनीमा है। ठीक बात है, सही बात है। कारण बताया है कि कैप्सूल में बने बीजाणुओं से प्रोटोनीमा विकसित होता है। बिल्कुल सही बात है। कथन कारण दोनों ही सही है और कथन का व्याख्या कर रहा है कारण। कैसे कर रहा है तो वो समझ लेते हैं। कैप्सूल में हम जानते हैं कि बीजाणु बनते हैं। बीजाणु को जब अंकुरित होता है या उद्गम होता है तो उससे प्रोटोनीमा ही बनता है। प्राइमरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा, उसके बाद उससे पार्श्विक वृद्धि के तौर पे बनता है पर्ण अवस्था या लीफी स्टेज। तो इसमें आंसर होगा सी। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप वैक्सिलरी पुष्पदल विन्यास, वैक्सिलरी एस्टिवेशन और द्विसंघी पुंकेसर, तो ये तो हम जानते हैं पाइसम सेटाइवम, ठीक है, मटर फली। फिर एक पादप की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित शारीरिक लक्षण दिखाए गए, क्या क्या है? अधिक संख्या में और बिखरे हुए संवहन बंडल जो पूलाच्छद से गिरे हैं। अब ये एक लाइन से ही समझ में आ जाता है कि अधिक संख्या में संवहन बंडल हैं, मतलब जाइलम फ्लोएम एक साथ हैं और घिरे हुए बंडल हैं, किससे? पूलाच्छद से। तो ये बात की जा रही है एक बीजपत्री तने की। पर बात आगे और देख लेते हैं। स्पष्ट बहुत मृदुत्कीय भरणों तक, तो भैया ग्राउंड टिश्यू अधिकतर उसका मृदुत्कीय यानी पेरेन्काइमेटस है। संयुक्त और अवर्धी संवहन बंडल, सही बात है। कोशवाह यानी कि फ्लोएम, मृदुतक का अभाव, फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं पाया जाएगा।
तो ये सारे के सारे एक बीजपत्री तने के लक्षण हैं। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन रासायनिक परासरण केमियोस्मोसिस के लिए आवश्यक है? तो हमको मालूम है केमियोस्मोसिस में सबसे पहले तो एक झिल्ली चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए, इलेक्ट्रॉन की प्रवणता चाहिए और एटीपी सिंथेस चाहिए। ये चार चीजें एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन है। तो प्रोटॉन पंप ठीक है, ये दोनों में से देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की प्रवणता है, इलेक्ट्रॉन प्रवणता होना चाहिए। फिर एनएडीपी सिंथेज, एनएडीपी सिंथेज, ये एटीपी सिंथेज नहीं चाहिए होता है, तो आंसर हो जाएगा बी। नहीं सॉरी, बी नहीं होगा, झिल्ली भी है, झिल्ली तो चाहिए। झिल्ली है, प्रोटॉन पंप है, प्रोटॉन प्रवणता है और एनएडीपी सिंथेस। तो झिल्ली, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन प्रवणता, एनएडीपी सिंथेस, आंसर होना चाहिए डी। ठीक है। नेक्स्ट, कोशिका श्वसन में एनएडी प्लस की क्या भूमिका है? एनएडी प्लस जो है ये ऑक्सीकृत अवस्था में है। ऑक्सीकृत अवस्था में है तो ये इलेक्ट्रॉन ग्राही के तौर पे कार्य करेगा, एंजाइम के रूप में नहीं। यह एक इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में नहीं। यह एटीपी संश्लेषण के लिए न्यूक्लियोटाइड स्रोत नहीं। यह अवायवीय श्वसन के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही, बिल्कुल सही, अवायवीय इलेक्ट्रॉन के लिए श्वसन के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही एनएडीपी। नेक्स्ट, एक खेत में घास पात यानी कि मोनोकॉट की बात कर रहा है। मोनोकॉट खरपतवार को समाप्त करने के लिए कौन सा पादप हार्मोन, मोनोकॉट नहीं, घास की बात कर रहा है, वीड्स की बात कर रहा है। वीड यानी खरपतवार के नाश के लिए हम ऑक्सिन का प्रयोग करते हैं, 2,4-D। आवृत बीजी एंजियोस्पर्म में निषेचित भ्रूणकोश मतलब फर्टिलाइज हो चुका है एम्ब्रियो सैक, भ्रूणकोश। तो भ्रूणकोश में अगुणित क्या, द्विगुणित क्या और त्रिगुणित क्या? तो हम जानते हैं कि इस तरह से भ्रूणकोश अगर बनाते हैं कोश, तो ऊपर 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं हैं, नीचे 2 सहायक कोशिकाएं और 1 अंड कोशिका से बना अंड उपकरण है, और ये केंद्रीय कोशिका में 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं। तो जैसे ही इसमें निषेचन होगा तो पहला तो ये जाइगोट बना लेगा, युग्मनज, ये हो जाएगा 2n। फिर ये दूसरा वाला नर युग्मक यहाँ जाके फ्यूज होगा केंद्रीय ध्रुवीय केंद्रकों से, और ये 3n की संरचना बना लेगा। बाकी सभी संरचनाएं अगुणित रहेंगी। तो सबसे पहले अगुणित बताना है। अगुणित में क्या क्या दे रखा है? सहायक कोशिका, सहायक कोशिका, सहायक कोशिका, प्रतिव्यासन, दोनों बातें तीनों चारों सही है। फिर द्विगुणित पूछा है, द्विगुणित में युग्मनज, मतलब बाकी 3 ऑप्शन कट गए, ये आंसर है आपका। और तीसरा त्रिगुणित, प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, त्रिगुणित। नेक्स्ट, हाँ भाई, एक नर और मादा दोनों दात्र कोशिका अरक्तता के लिए जीन के लिए विषम युग्मजी हैं। ये पीवाईक्यू तो बच्चों को रटा ही हुआ रहता है, बहुत सारे बच्चों को। आंसर इसमें 25% होता है। ठीक है, नर मादा दोनों में विषम युग्मजी हैं। चलो भाई, ये मान लिया कि ये विषम युग्मजी है, ये भी विषम युग्मजी है। ठीक है, तो उनमें पूछा क्या है कि संकरण से उत्पन्न संतति का कितना प्रतिशत रोग युक्त होगा? तो देखो 4 संतति बनती है, ए और कैपिटल ए, स्मॉल ए, फिर स्मॉल ए के साथ स्मॉल ए और स्मॉल ए के साथ कैपिटल ए। तो ये विषम युग्मजी और ये सम युग्मजी ये तब स्वस्थ हो जाएंगे, केवल इसके रोग होने की संभावना रहेगी दात्र कोशिका रक्तता में, क्योंकि वो अप्रभावी रोग है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। हाँ, कोई जीन प्रभावी कब कहा जाता है? जब प्रभावी मतलब ये जीन अगर है, मान लेते हैं ये और ये और ये 3 अवस्थाएं हो सकती है, समयुग्मजी, प्रभावी, समयुग्मजी अप्रभावी, और ये विषम युग्मजी लेकिन प्रभावी। तो ये पहली बात तो ये कि प्रभावी अवस्था में अपने आप को व्यक्त कर रहा हो उसे भी आप कहोगे, और अप्रभावी के साथ भी अपना ही लक्षण दिखाए तब भी आप प्रभावी मानोगे। केवल समयुग्मजी अवस्था में अपना प्रभाव प्रकट करे
क्या केवल इसमें प्रकट होता है? नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत। केवल विषम युग्मजी? नहीं, ये भी गलत। सम युग्मजी तथा विषम युग्मजी अवस्था दोनों में अपना प्रभाव प्रकट करे उसको प्रभावी कहते हैं। आंसर हो गया सी। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सेट सही सेट कौन सा है? तो यू क्रोमेटिन एक ढीला बंधा हुआ क्रोमेटिन है। सही बात है, यू क्रोमेटिन ढीला होता है क्योंकि उसके बार बार अनुलेखन की आवश्यकता पड़ती रहती है। हेटेरोक्रोमेटिन अनुलेखन में सक्रिय नहीं, ये गलत बात है। न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन अष्टक ऋणात्मक आवेशित डीएनए द्वारा लिपटा रहता है, तो ये बात सही है। हिस्टोन में लाइसिन और आर्जिनिन प्रचुर मात्रा में, ये भी बात सही है। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में डीएनए हेलिक्स 400 बेस पेयर 200 के आसपास होता है, तो ये गलत हो गया। तो आंसर ए सी डी का कॉम्बिनेशन कहां दे रखा है? ये रहा। नेक्स्ट, जीव और उसकी कोशिका भित्ति निम्न कारक, निम्न कारक मतलब पाचन करने वाला, ठीक है, डिग्रेड करने वाला, के लिए एंजाइम में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शैवाल में सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए सेल्यूलेज एंजाइम लगता है, यहाँ मिथाइलेज दिया है, यही आंसर होना चाहिए आपका। जीवाणु, जीवाणु में बाहर की तरफ ग्लाइकोकेलिक्स, उसको लाइसोजाइम पाचन करता है, सही जवाब, सही है ये। कवक, कवक में काइटिन, काइटिन का पाचन काइटिनेज से होता है, सही है। पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज लिखा है, सही है। तो गलत पूछा है, गलत आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट, हाँ भाई, मिलान करना है। बीटी कपास बेसिलस thuringiensis, ठीक है, मतलब ए का आना चाहिए चौथा, एक ही जगह है, लकीली ये आंसर होना चाहिए, बाकी भी देख लो। एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी, इसको जीन थेरेपी से ठीक किया जा सकता है, मतलब बी का सेकंड, बी का सेकंड। यार ये कैसे हो रहा है? चलो और भी देख लेते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस में कोशिकीय सुरक्षा, बी का तो फर्स्ट होगा। हाँ यार मैं ही गलत कर रहा हूँ, बी का फर्स्ट होगा, बता सही रहा हूँ, टिक टच गलत हो रहा है, हाँ ठीक है। फिर आरएनए का कोशिकीय सुरक्षा यानी सेकंड, पीसीआर, पीसीआर एचआईवी का पता लगाना मतलब थर्ड, ये आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, लॉजिस्टिक मॉडल की बात हो रही है, वृद्धि मॉडल की। हम जानते हैं आइडियल वृद्धि मॉडल, लॉजिस्टिक वृद्धि मॉडल, दो प्रकार के मॉडल होते हैं। अगर इसका अनुसरण करते हुए किसी समष्टि की वृद्धि दर शून्य के बराबर कब हो सकती है? तो भैया फॉर्मूला हम जानते हैं, यहां पर दिया भी हुआ है, dn by dt rn इंटू 1 माइनस n बाई k, ठीक है। अगर n और k की वैल्यू बराबर हो जाए तो n अपॉन k की वैल्यू आ जाएगी 1, और 1 माइनस 1 0, तो यहां पर जो भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होगी तो dn बाई dt को वो 0 लेके आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला अंततः इस तरह से दिखाई देगा, dn बाई dt इज इक्वल टू r इंटू एन, ब्रैकेट में रहा 0, तो जो भी चीज 0 से मल्टीप्लाई हुई तो अंततः आ गया 0। तो यही पूछा है, किसी समष्टि की वृद्धि दर शून्य के बराबर कब होगी? जब n बराबर k हो या n या k का अनुपात 1 हो, ठीक है। तो देखो, जब n के शून्य के बराबर हो, नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर अधिक हो, ये भी नहीं हो सकता। जब n अपॉन k ठीक 1 हो, ये आंसर होना चाहिए। जब n पर्यावास धारण क्षमता के समीप हो, नहीं, तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, अपघटन के दौरान घटित होने वाली कौन सी प्रक्रिया का वर्णन सही किया गया है? ठीक है, अपचय, अपचय मतलब कैटाबोलिज्म, पूर्णतः अवायवीय परिस्थितियों में अपघटन का अंतिम चरण।
अवायवी होगा तो पाचन नहीं होगा, अपघटन नहीं होगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये गलत हो गया। निक्षालन यानी कि नीचे बैठना, जल में घुलनशील अकार्बनिक पोषण, मृदा की ऊपरी परत, तो ऊपरी गलत हो गया, यहाँ पे नीचे जाता है। विखंडीकरण यानी फ्रेगमेंटेशन, टुकड़ों में तोड़ना, तो केचुए जैसे जीव द्वारा होता है, ये सही है, आंसर यही होना चाहिए। ह्यूमस, तीव्र, इसके कारण गहरे रंग का पदार्थ बनता है, ह्यूमस एकत्रित हो जाता है जिसमें बहुत तीव्र गति से जीवाणुविक अभिक्रिया होती है, नहीं इसमें तीव्र गति से नहीं होती। ठीक है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने सर्वप्रथम क्या वर्णित किया? सीमाकारी कारकों के नियम, नहीं। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, ये तो ब्लैकमैन्स का नियम था। जाति क्षेत्र संबंध, स्पीशीज एरिया रिलेशन, यही किया था इन्होंने। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में रंगक यानी कि वर्णक कहाँ होते हैं? क्रोमोप्लास्ट में नहीं होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट में नहीं होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता नहीं क्योंकि यूकैरियोट है नहीं वो। बैक्टीरिया बोला है ना, तो क्रोमेटोफोर। नेक्स्ट, फिर मैच द फॉलोइंग आया है। एम प्रावस्था में क्या होगा? माइटोसिस तथा इनिशिएशन, भाई जीवन एस G2M, फिर जीवन, तो ये G2 यानी कि गैप फेज 2 और जीवन यानी कि गैप फेज 1। तो देखो क्या बोलता है, क्विसेंट यानी शांत स्टेज के लिए क्या दिखाई दे रहा है? इनएक्टिव फेज। चलो भाई इसको मान लेते हैं। ये G2 फेज में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो बी का फर्स्ट एक ही जगह दिया है, ये इसमें ए का क्या दिया है? एम प्रावस्था, समसूत्री विभाजन, ठीक है। फिर डी जीवन अवस्था, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन, समसूत्री कोशिका विभाजन और डीएनए प्रतिकृतियन के बीच की अवस्था। तो देखो यहाँ पर एम आ जाएगा, समसूत्री विभाजन और डीएनए प्रतिकृतियन, इन दोनों के बीच की अवस्था है जीवन। तो डी का आ गया 3, डी का 3, आंसर आपका ए आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पादपों में द्वितीयक उपापचय यानी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है? रबर गोंद होते हैं, अमीनो अम्ल और ग्लूकोज नहीं होते, ये प्राथमिक होते हैं, आंसर यही होना चाहिए। बाकी भी देख लो, मॉर्फिन कोडिन भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, विनब्लास्टिन करक्यूमिन भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का हो गया कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, तो ए का 3, ठीक है। मोनास्कस परप्यूरियस इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, तो ये हो गया। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ठीक है, ये हो गया। फिर प्रोपियानी बैक्टीरियम जर्मानी चीज बनाने के काम आता है, ये हो गया। तो आंसर आ जाना चाहिए आपका शायद सी आना चाहिए, हाँ सी। नेक्स्ट, हेलोफाइल लवण रागी, लवण रागी लवण युक्त क्षेत्र में, तो ए का 4, एक ही जगह है, आंसर ये दे रखा है। थर्मो एसिडोफाइल उष्ण स्रोत, ठीक है। मिथेनोजेन जुगाली करने वाले जानवर, साइनोबैक्टीरिया जलीय वातावरण, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रोबिलाई या शंकु किसमें पाए जाते हैं? इक्विसिटम टेरिस ड्रायोप्टेरिस किसमें पाए जाते हैं? ये प्लांट किंगडम का प्रश्न है, प्लांट किंगडम वाले में आपने देखा होगा, तो इसमें आंसर आ जाएगा इक्विसिटम। अर्पुष्पक में क्या होता है? भाई अर्पुष्पक मतलब ये बात कर रहा है किसकी? सनफ्लावर की, सूर्यमुखी के पुष्पों की, क्योंकि उसी में अर्पुष्पक और बिंब पुष्पक पाए जाते हैं। और अर्पुष्पक में अधोवर्ती अंडाशय होता है, उसमें नीचे की तरफ अंडाशय रहता है, तो ये आंसर आ गया अधोवर्ती अंडाशय।
नेक्स्ट, मूल रोम किस क्षेत्र में विकसित होते हैं? तो भैया हमने पढ़ा था कि जड़ की संरचना में मूल रोम इस क्षेत्र यानी कि परिपक्वन क्षेत्र से। नेक्स्ट, सौरघम को CO2 स्थिरीकरण में पहला स्थायी उत्पाद, तो सौरघम हमें ध्यान रखना चाहिए कि C4 पादप है। इसमें जब CO2 स्थिरीकरण होगा तो पहला उत्पाद जो है वो C4 बनेगा, 4 कार्बन का अम्ल बनेगा, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल। किण्वन प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद, किण्वन प्रक्रिया में C2H5OH बनता है हम जानते हैं, पर ऑक्सीजन नहीं बनता, तो ये नहीं होगा। O2 इज CO2 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल कैरोटिनॉइडों का व्युत्पाद है? कैरोटिनॉइड से कौन बनता है? तो जिबरलिक एसिड। नेक्स्ट, हाँ, सहायक कोशिका में स्खलित हुए नर युग्मकों का परिणाम क्या होता है? एक अंड के साथ संगलित होता है, दूसरा केंद्रीय कोशिका के केंद्रकों से संगलित होता है। ये तो सही है, बाकी देख लेते हैं। युग्मक अंड के साथ और दूसरा सहायक कोशिका के साथ, गलत, में ह्रासित नहीं होगा। सभी अंड के साथ नहीं, एक अंड के साथ और दूसरा सहायक कोशिका केंद्रकों के साथ संगलित होता है। सहायक कोशिका केंद्रकों के साथ तो नहीं होता है, ये भी गलत, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, जीन आई जो AB O रक्त वर्ग का नियंत्रण करता है उसके संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन चुनना है तो देखिए यहाँ पर जीन आई के 3 एलील होते हैं, IA, IB और स्मॉल आई। ठीक है, सही बात है। एक व्यक्ति में 3 में से केवल 2 एलील होंगे, ये भी सही बात है। जब IA IB दोनों इकट्ठे होते हैं तो ये एक प्रकार की शर्करा अभिव्यक्त करते हैं, ये गलत बात है। दिस विल बी योर आंसर। लास्ट वाला भी सही है। नेक्स्ट, हाँ, यदि एक DNA अणु है उसमें एडेनिन की मात्रा 30% है, तो एडेनिन 30% है तो थाइमिन भी 30% होगा। बाकी 40, 30 और 30 हो गया 60, 60 के बाद बचता कितना है? 40%, और 40 में भी 2 चीजें हैं, तो 20G और उससे जुड़ेगा 20% C, तो इसमें 20G 20C, 20G 20C ये रहा। नेक्स्ट, PCR में उपयोग किए जाने वाले DNA पॉलीमरेज से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसका उपयोग ग्रहणकर्ता कोशिकाओं में प्रवेशित DNA को लाइगेट कराना, गलत, लाइगेट नहीं कराते हैं। ये एक चयनशील चिन्हक नहीं, सिलेक्टेबल मार्कर के तौर पे काम नहीं करती। यह एक वायरस से पृथक किया जाता है, नहीं। ये उच्च ताप पर क्रियाशील बना रहता है, सही बात है। 94 डिग्री पे भी ये सक्रिय रहता है। वर्तमान पारजीनी जंतुओं में से इस समय सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो चूहों की। ये एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन है। लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच क्या है? सहजीविता है। बहुत आसान सा सवाल। नेक्स्ट, यदि 20 जूल ऊर्जा उत्पादक स्तर पर रोक ली जाती है, तो उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर के पास में है 20 जूल, तो कितनी ऊर्जा भोजन के तौर पर निम्नलिखित श्रृंखला के अंतर्गत मोर को उपलब्ध होगी? तो ये देखो, ये पहला पोषी स्तर, ये दूसरा पोषी स्तर, ये तृतीय और ये चतुर्थ। 10%, 10%, 10%, 10% का नियम लग जाएगा यहाँ पर। तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, है ना। 20% का हो गया 2 जूल, 10% यहाँ पर, 2 का हो गया 0.2 जूल और 0.2 का 10% हो गया 0.02, तो आंसर इसमें ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, राइबोसोम में कितने भिन्न भिन्न प्रोटीन होते हैं? ये 80। ये 2 साल पहले का नीट का सेट पेटेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अनुचित युग्म को पहचानिए,
कौन सा अनुचित युग्म है? एल्कलॉइड कोडीन है, लेक्टिन कॉन्केनेवेलिन है, लेक्टिन विष है, एवरिन ड्रग है, राइसिन। तो इनमें अनुचित जोड़ी आपको पहचानना है। तो कौन कौन से इसमें आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट पहचान पा रहे हैं? तो बोले कि चलो ये भी एब्रस प्रिकेटोरियस का सही है, एल्केलॉइड कोडीन भी सही है, ये भी सही है, तो इसमें ये ही अनुचित युग्म है, आंसर हो गया। निम्न में से किस वाहित मल उपचार के लिए किसे किसे अवायवीय आपंक संपाचित्र एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाला जाएगा? प्राथमिक आपंक को डाला जाएगा, प्राथमिक आपंक के बहिस्राव को डाला जाएगा, तैरते मलबे को डाला जाएगा, या सक्रिय आपंक को डाला जाएगा? तो एक्टिवेटेड स्लज को एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाला जाता है। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं, मतलब 2n बराबर दे दिया 16, ठीक है। कायिक कोशिका है ना पत्ती, पत्ती द्विगुणित कोशिकाओं से बनती है। इसके भ्रूण पोष में गुणसूत्र उपस्थित होंगे। हम जानते हैं कि प्लांट किंगडम में बताया था जिम्नोस्पर्म में भ्रूण पोष अगुणित होता है। तो अगर 2n बराबर 16 है तो n बराबर 8 होगा, आंसर बी। ठीक, नेक्स्ट। हाँ, प्रकाश श्वसन फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में रूबिस्को एंजाइम की ऑक्सीकरण प्रक्रिया से किसका निर्माण होता है? तो हम जानते हैं कि आरयूबीपी के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो रूबिस्को इसको तोड़वा देता है दो भाग में, एक होता है 3 कार्बन का और एक होता है 2 कार्बन का फोस्फोग्लाइकोलेट। तो अब देखते हैं ऑप्शन। 3 कार्बन यौगिक के 2 अणु, 3 कार्बन 2 कार्बन दोनों के एक एक अणु, गलत। 3 कार्बन यौगिक का एक अणु, हाँ ये सही हो सकता है। 6 कार्बन का कुछ नहीं होता, गलत जवाब। 4 कार्बन का भी नहीं होता, गलत जवाब। आंसर हो गया 3 कार्बन। नेक्स्ट, बीज प्रसुप्ति का कारण है, सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइन। एक पराग नली, दोहरा निषेचन क्या है? दोहरा निषेचन मतलब एक पराग नली से 2 नर युग्मकों का भिन्न अंडों के साथ, भिन्न अंडे तो नहीं होते हैं, ये गलत हो गया। एक नर युग्मक का 2 ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयन, चलो ये हो सकता है। 2 नर युग्मकों का एक अंड के साथ नहीं, युग्मक संलयन और त्रिसंलयन, ये सबसे सही आंसर है। तो आपका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, हिस्टोन का केंद्रिका यानी न्यूक्लियोसोम के साथ संबंध क्या निर्देशित करता है? हिस्टोन और न्यूक्लियोसोम, ठीक है। अनुलेखन हो रहा है, मतलब अगर हिस्टोन के अष्टक पर डीएनए लिपटा हुआ है तो ये डीएनए अभी जुड़ा है, बंधा है, खुला हुआ नहीं है। खुला हुआ नहीं है तो उसका अनुलेखन नहीं हो सकता। अनुलेखन हो रहा है, नहीं हो रहा है। डीएनए क्रोमेटिन रेशो में संघनित है, ये बात सही लग रही है। डीएनए की द्विकुंडली अनावृत है, अनावृत तो हो ही नहीं सकती है। प्रतिकृतियन भी नहीं हो सकता क्योंकि लिपटा हुआ है, तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, हाँ भाई, गुणसूत्र का मिलान करना है, कोशिका चैप्टर से है ये सवाल। मध्य केंद्रीय गुणसूत्र, गुणसूत्र मध्य में स्थित, और गुणसूत्र, यहाँ गुणसूत्र की जगह आएगा गुणसूत्र बिंदु। गुणसूत्र बिंदु मध्य में स्थित और गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की। तो ए का हो गया 3, ए का 3 कहां पर है? ए की जगह है, पहला वाला ऑप्शन है, बाकी भी आप मिलान कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है, ठीक। बी का देख लेते हैं, अग्र बिंदु अंत के समीप होता है, ठीक है, अंत के समीप होता है, तो बी का आ गया फर्स्ट। सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हटकर एक भुजा छोटी एक भुजा बड़ी, तो सी का हो गया 4। अंत केंद्री शीर्ष पर, तो आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने हमारे इस साल के प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज के 9 फुल लेंथ टेस्ट पेपर का, हिंदी पेपर का, बॉटनी सब्जेक्ट का डिस्कशन कंप्लीट किया। उम्मीद है इससे आपको नीट की तैयारी में मदद मिलेगी। इसमें हमने पीवाईक्यूज भी कवर किए, टफ क्वेश्चन भी कवर किए,
प्रोबेबल क्वेश्चंस भी कवर किए और हर वो टॉपिक कवर किया जो कि पूरे बॉटनी के सिलेबस में से आता है। तो अगर किसी को लगता है तो वो बार बार इन टेस्ट का ही रिवीजन करे, तो हो सकता है उसमें से उसको काफी सारे पीवाईक्यूज भी क्लियर हो जाएं, काफी सारे टॉपिक का रिवीजन भी हो जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सबको नीट की तैयारी के लिए। ठीक है, मिलते हैं नीट के एग्जाम के बाद। अब अगली मुलाकात होगी नीट का पेपर डिस्कस करते समय। ऑल द बेस्ट आप सभी को। उम्मीद है कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छे से जाए। थैंक यू।